हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी तबीयत बहुत अच्छी होंगी एंड आप सबकी प्रिपरेशन फाउंडेशन के पेपर के लिए अच्छी चल रही होंगी। तो आज की वीडियो होने वाली है कि ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज़ है जो आपको फॉलो करनी है एंड जैसे कि फैक्ट्स है जो कि आपको अपने दिमाग में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे जो कि आपको ध्यान में रखना है जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो। फैक्ट्स अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो देन आपको खुद पर बहुत ज़्यादा श्योर हो और कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने सारे स्टेप्स सही करे हैं, मैंने फॉर्मूलाज भी सही अप्लाई करा है, उसके बाद भी आंसर नहीं आता तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि उससे मिलता जुलता आंसर अगर आप ऑप्शंस में देख पा रहे हो तो वो टिक कर देना, क्योंकि उस टाइम पे पैनिक का सिचुएशन होता है। आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहोगे तो कैलकुलेशन एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका अगर 2 आ रहा है आंसर ऑप्शन में 2.5 है, या फिर आपका 2.5 2.6 आ रहा है ऑप्शन में 3 है, तो आप उसके जितने भी आसपास के आंसर होगा उसमें आप ऐसा तुक्का मार सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो उतना कि आपके सारे स्टेप्स या प्रोसीजर सही है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ये होगा मैथ्स में कि अगर आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उसका आंसर निकालने का प्रोसीजर थोड़ा लेंथी होता है, तो अगर उसमें ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्ट आंसर पुट करके क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर पुट करके आंसर अगर आपका निकल जाता था वो मेथड अप्लाई करना रदर देन पूरा लंबा प्रोसीजर फॉलो करके आंसर निकालने, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी सेव हो जाता है एंड आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस लॉ में आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है। बिजनेस लॉ में सबसे पहला तो फॉर्मेट जो प्रेजेंटेशन है वो आपको पढ़ के जाना है, जो कि है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट उसके जितने भी की पॉइंट्स होते हैं वो लिख देना है। हेडिंग्स डालनी है, हेडिंग्स को अच्छे से अंडरलाइन भी करना है एंड कीवर्ड्स जो है उसको भी आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है। एंड अगर केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी में वही जो फॉर्मेट हम फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि है प्रोविजन या फिर जो लॉ उसमें अप्लाई होने वाला है उस केस स्टडी में वो लिखना है आपको। देन आपको फैक्ट ऑफ द केस लिखना है जो कि आप क्वेश्चन में से ही देख के लिखोगे। एंड देन आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व करा। देन आपको एनालिसिस एंड लास्टली कंक्लूजन लिखना है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन दोनों सेम ही है, तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं एनालिसिस एंड कंक्लूजन, या फिर डायरेक्ट आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो, जो कि आप उसमें डिसीजन बनाओगे कि क्या डिसीजन होगा उस चीज़ का। बिजनेस लॉ में आपको पहले डायरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं रेदर देन केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी में आपको खुद से ज़्यादा फ्रेम करना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको याद रहता है सारे पॉइंट्स, आप एक के बाद आराम से लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे जो कि आपको अच्छे से आते होंगे तो एक इंप्रेशन पड़ता है जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उनके ऊपर, तो वो आगे अगर आपका आगे वाले आंसर थोड़े भी ऐसे शॉर्ट होंगे या फिर आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी आगे जाके भी, फिर भी वो नंबर दे देते हैं। इनफैक्ट यही है कि नॉट ओनली बिजनेस लॉ बट अकाउंट्स में भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको हर टाइम न्यू पेज से स्टार्ट करना, हर एक क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना, क्योंकि जितना फैला के जितना नीटली आप लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आपको फुल नंबर मिले। ठीक है, इकोनॉमिक्स में वैसे तो कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको फॉलो करना है। बस मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे इकोनॉमिक्स में फॉर्मूलाज एंड ऑल के, या फिर नेशनल इनकम जितने फॉर्मूलाज एंड ऑल है वो सारे अच्छे से रिवाइज करके जाना है आपको। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा मैंने देखा है, खुद भी देखा और मैंने सुना भी है फाउंडेशन के पेपर देने से पहले, और जब मैंने फाउंडेशन का पेपर दिया था कि इकोनॉमिक्स में टाइम से पहले ही बच्चों का पेपर खत्म हो जाता है। मैं खुद आई गेस हाफ एन आवर पहले करके बैठ गई थी मेरे जो जितने भी MCQs थे इकोनॉमिक्स में, तो वही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इकोनॉमिक्स में बहुत अंदर से इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं आई गेस 5 to 15 मार्क्स का, सो दैट कि वो बच्चे को रोक सके 90 से ऊपर लाने के लिए। तो अगर आपको वो भी नंबर चाहिए एंड इकोनॉमिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है तो आप बुक जो है अच्छे से रीड कर लेना एंड जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप वो उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप टाइम एलोकेट करो हर एक क्वेश्चन में। अगर एक नंबर का है तो आप एक नंबर के लिए 1.8 या फिर 1.5 मिनट्स जो है 1 मिनट 5 सेकंड 1 मिनट 8 सेकंड जो है टाइम एलोकेट कर सकते हो, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है वो कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंदी है या फिर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट एंड ऑल। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एलोकेटेड से भी ज़्यादा जैसे आपने सोचा था, तो वो चीज़ आपको स्किप कर देनी है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाना है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को करते रहोगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको आता भी है एंड जिसमें आपको आराम से 5-6 नंबर मिल जाते हैं आउट ऑफ 8, बट प्रीवियस क्वेश्चन करने की वजह से जिसमें आपको 6 से 8 नंबर तक लाने के लिए सिर्फ 2 नंबर इंक्रीज करने के लिए आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया, वही अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो आपको 4 से 5 नंबर ज़्यादा आ जाते। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि जितना टाइम अलोकेट कर रहे हो उस हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है तो स्किप इट, आपको नेक्स्ट में चले जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। एंड थ्योरी जो है वो ज़रूर करके जानी है। बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स में थ्योरी इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। थ्योरी ईजी आती है बट आपको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी लिख दिया कि हाँ चलो ये है थोड़ा ये है उससे रिलेटेड, ठीक है, ऐसा उसमें नंबर नहीं देता इससे। तो गाइस लास्टली मैं ये बोलूँगी कि जो भी स्ट्रेटेजी या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपने फाउंडेशन के टाइम पे पेपर से पहले अप्लाई करा था एंड ये सारी चीज़ों ने मुझे हेल्प करा था एंड आई होप आपको भी ये सारी चीज़ें हेल्प करे कहीं ना कहीं।